हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं श्री भगवान सहाय कमेटी 1972 के बारे में, जिसको हम रिपोर्ट ऑन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर 1972 के नाम से भी जानते हैं। ये जो रिपोर्ट थी ये 1972 में जो है इस कमेटी को बिठाया गया था या अपॉइंट किया गया था, लेकिन जो रिपोर्ट अवेलेबल हुई थी वो जनवरी 1973 में पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करवा दी गई थी। सो ये देखना है, ये अप्रैल 1972 में कमेटी अपॉइंट हुई और 1973 जैन में ये रिपोर्ट हमारे लिए अवेलेबल हो गई थी। सो 1972 की बात हम कर रहे हैं। इससे पहले 1950 में जो है, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद ये दो कमेटी हम पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर की एजुकेशन के ऊपर, और दो कमेटी प्री इंडिपेंडेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो 1972 की भगवान सहाय कमेटी, और कई मैंने जो कमेंट्स देखे थे उनमें कई जगह आप लोगों ने, आई डोंट नो वो स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर आपने पढ़ाई गलत है उस नाम को। तो ये नाम जो है वो सहाय है, श्री भगवान सहाय कमेटी। तो अब हम बात कर लेते हैं, इसमें 76 पेजेस की ये रिपोर्ट है, पब्लिक डोमेन में ऑब्वियसली अवेलेबल है, तो आप वहां से चेक भी कर सकते हैं। 6 चैप्टर्स इसमें मेंशन है। एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है। सो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो जो चीजें हैं या जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस, तो उससे रिलेटेड इन्होंने क्या दिए थे, रिकमेंडेशंस दी थी। अब ये 6 चैप्टर्स में मेंशन है, ये रिपोर्ट 76 पेजेस की है। जो श्री भगवान सहाय थे वो गवर्नर थे, चेयरमैनशिप जो है, मतलब उसको उनको चेयरमैन बनाया गया था और वो पहले क्या है, गवर्नर रह चुके थे। सो अप्रैल 1972 में जो है फिर उन्होंने एडवाइस क्या दिया, एजुकेशनल रिफॉर्म और रिकंस्ट्रक्शन के लिए एडवाइस मांगी गई थी उनके लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि रिकंस्ट्रक्शन किसमें, रीऑर्गेनाइजेशन किसमें, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। सो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, रिफॉर्म्स हो सकते हैं, कैसे हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो एजुकेशनल, अगर कोई बॉडी है या कोई ऑफिसर है, हमें इंक्रीज करना है नंबर। सो उन सब चीजों के बारे में इन्होंने डिटेल में छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात की है। अब जो डेफिशिएंसी और इनएडुकेसी इन्होंने जो ऑब्जर्व किया एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन मशीनरी में जम्मू कश्मीर में, उसके बेसिस पे इन्होंने इस एक छोटे से पैराग्राफ के अंडर जो है एक ओवरऑल व्यू जो है वो प्रेजेंट किया है कि मेजर वीकनेस जो है वो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम की स्टेट में वो क्या है, एक्सट्रीमली इनएडुकेट है, यानी सही नहीं है। जो मेजर एजुकेशन मतलब जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो सही ना होना ही सबसे बड़ी वीकनेस है। हार्डली ही ऐसी कोई मशीनरी है जो सुपरवाइज करे स्कूल्स को इफेक्टिवली। सो ऐसी प्रॉपर मशीनरी नहीं है कि प्रॉपर जो है हमारे पास, जैसे अब क्या होती है, नेक की टीम होती है जो कि प्रॉपर इफेक्टिवनेस को चेक करने के बाद ग्रेड करती है कॉलेज या यूनिवर्सिटी को। सो वैसे ही उस टाइम पे कोई प्रॉपर सुपरवाइजरी बॉडी नहीं थी जो स्कूल्स को इफेक्टिवली क्या करे, सुपरवाइज करे, देखे कि वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, और स्पेशली कहाँ पे, प्राइमरी स्टेज पे ये इशू सबसे ज्यादा था। सो ओवरऑल उनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या थी कि आप एजुकेशन सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं, जो एजुकेशनल मशीनरी है उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, और उसी के बेसिस पे ये क्या है, हमारे 6 चैप्टर्स, जिसमें पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं फील्ड रीऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल या उसके नीचे। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके नीचे की बात इन्होंने सबसे पहले की, इसके बाद ये प्रोविंशियल लेवल की भी बात करेंगे। सो जो लोकल लेवल है, इन्होंने ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो रही है तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात की कि पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट सेटअप क्या था जब ये कमेटी ने जो ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक डीईओ है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जो कि किस चीज का इंचार्ज है, किस चीज का सुपरवाइज करता है, वो बॉयज स्कूल की जो बॉयज एजुकेशन है या जो हाई स्कूल्स हैं बॉयज के, उनको इंस्पेक्ट करते हैं। अब आप ये लेके चलिए कि डिस्ट्रिक्ट वाले के नीचे कौन आएगा, तहसील एजुकेशन ऑफिसर्स। वो किसको इंस्पेक्ट करेंगे, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल को। पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है तहसील लेवल पे, जैसे तहसील एजुकेशन ऑफिसर किसके लिए है, बॉयज के लिए है, वैसे ही तहसील लेवल पे गर्ल्स स्कूल को इंस्पेक्ट करने के लिए इंस्पेक्ट्रेसेस होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक तो हमने देखा था जब हमने लास्ट कमेटी, जो 3 कमेटीज हमने की हैं, उस टाइम पे हमने एक कमेटी में ये चीज मेंशन की थी कि गर्ल्स स्कूल हायर लेवल पे है ही नहीं, हाई स्कूल जो है वो बहुत रेयर जगह पे है। जैसे फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट में हमने बात की थी, वहां पे कोई स्कूल, गर्ल्स स्कूल था ही नहीं, हाई स्कूल जो है, ठीक है। सो वो क्या चीज है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसी कोई मशीनरी है ही नहीं, यानी डिस्ट्रिक्ट जैसे तहसील लेवल पे हमारे पास क्या है,
पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, काउंटर पार्ट है कि गर्ल्स स्कूल के लिए क्या होगा, तो वैसे ही कोई काउंटर पार्ट नहीं है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का वुमेन साइड पे, ठीक है। अब डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है वो हर एक प्रोविंस में है, जो कि इंस्पेक्ट करेगा फिर हायर सेकेंडरी स्कूल्स को या फिर जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं उनको, और उसी के लेवल पे क्या है, डेप्यूटी डायरेक्टर्स हैं जो कि सेम चीज परफॉर्म करेंगी गर्ल्स के लिए अगर हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल हैं तो उनके ऊपर। तो ये था प्रेजेंट सेटअप। अब सबसे बड़ी कमी आपको यहाँ क्या दिख रही होगी कि यहाँ पे गर्ल्स स्कूल के लिए या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वुमेन के लिए कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है। सो अब जो इन्होंने ओवरऑल अगर हम बात करें कि फील्ड रीऑर्गेनाइजेशन की, तो इन्होंने हर जगह स्ट्रेंथनिंग की और यूनिफिकेशन की बात की है कि एक यूनिफाइड जो है मशीनरी होनी चाहिए। ये ना हो कि बिल्कुल अलग अलग चीजें हो रही हैं और सिर्फ बॉयज स्कूल के लिए या बाइज्डनेस हमें दिखाई दे रही है। अब इन्होंने क्या किया, एक ब्रॉड आउटलाइन दी इन्होंने न्यू सेटअप की डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, और इन्होंने क्या, जो ये भगवान सहाय कमेटी है, इन्होंने क्या अप्रूव किया कि डिस्ट्रिक्ट शुड बी मेड द स्ट्रॉन्ग वर्किंग यूनिट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग। मैंने अभी आपको बताया था कि स्ट्रेंथनिंग और यूनिफिकेशन की ये बात करेंगे। सो ये किस चीज की बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग वर्किंग यूनिट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, जो कि काम करेगी हर स्कूल से रिलेटेड, यानी हर एक स्कूल के, कितने भी टाइप के स्कूल हो, गर्ल्स हो, बॉयज स्कूल हो, या फिर प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी हो, सबके लिए एक स्ट्रॉन्ग वर्किंग यूनिट की एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग के लेवल पे ये बात कर रहे हैं कि ये चीज होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन इन्होंने दी। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट यूनिट, जो वहां पे कौन कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होगा, जो कि पहले भी था। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की जो सेकंड नंबर पे उनके लिए जो असिस्टेंट होंगे वो कौन होंगे, एडुकेट नंबर ऑफ डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर्स वहां पे होने चाहिए। अब डेप्यूटी एजुकेशन, फिर तहसील लेवल पे कौन होना चाहिए, तहसील एजुकेशन ऑफिसर, और उनको असिस्ट करने के लिए एडिशनल तहसील एजुकेशनल ऑफिसर वहां पे होने चाहिए। सो इन्होंने दो चीजें इंक्रीज की हैं, दो पोस्ट इंक्रीज की हैं, एडिशनल तहसील एजुकेशन ऑफिसर की और डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीओ के अंडर। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। फिर है इन न्यू सेटअप तहसील वुड बी अ रेप्लिका ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील एजुकेशन ऑफिसर हु मे अगेन बी अ मैन और वुमेन। यानी कि इन्होंने एक और चीज यहाँ पे चेंज की कि चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो या तहसील एजुकेशन ऑफिसर हो, वो मेन भी हो सकते हैं और वुमेन भी हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक और चीज का साथ साथ ध्यान रखा कि स्कूल्स जो हैं वो अलग अलग रहें, और मतलब जो चीज को एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे अभी तक हमें दिखाई नहीं दी कि अगर गर्ल्स स्कूल का इंस्पेक्शन हो रहा है तो वो वुमेन होगी, अगर बॉयज स्कूल का इंस्पेक्शन हो रहा है तो वो भी क्या होगा, मेल होगा। सो वो जेंडर बायस्डनेस अभी भी हमें यहाँ पे दिखेगी, क्योंकि वो चीज जो है कौन चाह रहे हैं, पब्लिक भी इसी चीज को एक्सेप्ट कर रही है। पब्लिक की भी ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि को एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। सो अब तहसील अब इन्होंने क्या सेटअप किया कि डिस्ट्रिक्ट पे जैसे एक स्ट्रॉन्ग वर्किंग यूनिट होनी चाहिए, वैसे ही एक रेप्लिकेटेड यूनिट कहाँ पे होनी चाहिए, तहसील लेवल पे। वहां पे भी क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं अब कि हम यूनिफिकेशन कर रहे हैं कि एक जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है कंप्लीट यूनिट, जहां पे ये ना हो कि वुमेन काउंटर पार्ट है ही नहीं, और ऐसे ही क्या है तहसील लेवल पे है। सो ये सिंगल यूनिफाइड ऑफिस की बात कर रहे हैं तहसील लेवल पे भी, और इसीलिए किस चीज की बात दिखती है यहाँ पे, स्ट्रेंथन करने की और यूनिफाई करने की, कि एक यूनिट हो, चाहे वो तहसील लेवल पे एक हो और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक यूनिट हो। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बात की कि वुमेन का भी क्या होगा, साइड बाय साइड पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन अब कहाँ पे होगी, एक मतलब जब डेप्यूटी की बात कर रहे हैं हम, डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर की, सो वुमेन जो कैडर है या जहाँ पे वुमेन स्कूल्स हैं वहां पे कौन होना चाहिए, वुमेन एजुकेशन ऑफिसर वहां पे होनी चाहिए। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी वुमेन डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर की, कि वो वुमेन का स्पेशल वहां पे ध्यान रखें, जो ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है वहां पे। So in the reorganized setup, a special responsibility would rest on the shoulders of women deputy education officer, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, women additional तहसील एजुकेशन ऑफिसर तहसील लेवल पे, क्योंकि हमने ये बात की है ना कि जो एजुकेशन ऑफिसर है चाहे वो तहसील लेवल पे है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, यानी डीओ और जो तहसील एजुकेशन ऑफिसर है वो तो मैन और वुमेन कोई भी हो सकता है, लेकिन उनके अंडर जो काम करेंगे जो डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर है वो वुमेन एरिया में या वुमेन स्कूल के लिए वुमेन डेप्यूटी एजुकेशन
एजुकेशन ऑफिसर्स काम करेंगे, और जो है मेल के लिए उनको सिर्फ हम डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर बोल रहे हैं। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। सो ये जो पोस्ट होगी, जो वुमेन एडिशनल तहसील एजुकेशन ऑफिसर है तहसील लेवल पे, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वुमेन डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर है, वो पर्टिकुलरली कहाँ होंगी, वेयर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और तहसील एजुकेशन ऑफिसर इज हेल्ड बाय मेन। सो ये पोस्ट, क्योंकि अगर वहां पे ऑलरेडी वुमेन है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ही वुमेन है, सो तो फिर तो जरूरत ही नहीं है हमें कि स्पेशल पोस्ट हम क्रिएट करें। उनके अंडर जो है वो मेल ऑफिसर भी चलेंगे, लेकिन जहां पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और तहसील एजुकेशन ऑफिसर एक आदमी है, मेल है, मैन है, वहां पे हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, जो वुमेन एडिशनल तहसील एजुकेशन ऑफिसर और वुमेन डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर की हमें जरूरत पड़ेगी। वुमेन टीचर्स, उनके पास क्या होगा, एक राइट होगा ताकि ये डायरेक्ट एक्सेस कर सकें किसकी, वुमेन डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर, यानी इनको कोई दिक्कत होती है तो ये डायरेक्ट उनको जाके बता सके। इसके साथ साथ अब ऑल्दो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे ओवरऑल दिख रहा है हमें कि वुमेन का भी या जो गर्ल्स स्कूल है उनका ध्यान रखा गया है, लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या फिर जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स हैं, उस हिसाब से इन्होंने रेकमेंड क्या किया कि जो गर्ल्स स्कूल हैं उनको इंस्पेक्ट कौन करेंगे, वुमेन ऑफिसर्स, और बॉयज स्कूल को मेन ऑफिसर्स जो है वो क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे अभी तक वो को एजुकेशन साथ पढ़ने वाली या फिर जो है एक्सचेंज भी हो सके कि अगर बॉयज स्कूल है तो मेन ऑफिसर की जगह वुमेन ऑफिसर जो है इंस्पेक्शन कर ले, या वाइस वर्सा, वो चीज यहाँ पे नहीं है। और यही चीज मैं आपको पहले ही बता रही थी कि पब्लिक की जो सेंटिमेंट्स है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो इनको कोई जरूरत भी नहीं लगी उस चीज को जो है बढ़ावा देने की, कि जो है एक्सचेंज हो सके चीजें। तो वुमेन और मेल जो है वो अलग अलग ही यहाँ पे काम कर रहे हैं अभी तक। स्पेशल प्रॉब्लम्स जो है जो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट की हैं वो भी इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। अगर लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको दिख रहा है कि एजुकेशन के फील्ड में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप फिर इस रिपोर्ट से इन स्पेशल प्रॉब्लम्स के बारे में एक बार पढ़ सकते हैं। कंपोजिशन और फंक्शनिंग जो है कि नई डिस्ट्रिक्ट जो तहसील जो ऑफिसेज नए खुलेंगे, उनमें कितने क्लर्क होने चाहिए, कितनी जो है पीयून, या जो ओवरऑल डिटेल है कि कौन सा कितनी ऑफिसर्स होंगे, कितनी पोस्ट होंगी, वो सारे के सारे डिटेल में क्या क्या होना चाहिए वो इस रिपोर्ट में मेंशन है। जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको रिकमेंडेशन के बेसिस पे किसी एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितने क्लर्क्स या कितनी जो है पोस्ट क्रिएट करने की इन्होंने बात की, वैसा डाटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितनी डिटेल में आप एक बार इनकी रिपोर्ट देखेंगे, तो जितनी डिटेल में इन्होंने इन चीजों के बारे में बात की है, तो इन्होंने ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट को जो है वहां पे इंक्लूड कर लिया है। अब इन्होंने किस चीज की बात की, और ये ध्यान रखिए ये फर्स्ट चैप्टर के बारे में ही बात चल रही है। तो जो पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होगा ऑफ ऑफिस का, वो अलग अलग लेवल पे इन्होंने बात की। प्रोविंशियल लेवल पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन या फिर उनका कोई नॉमिनी जिसको वो नॉमिनेट कर रहे हैं हेडक्वार्टर में, वो इंस्पेक्ट करके आएगा किसको, प्रोविंशियल ऑफिसेज को, और वो भी साल में एटलीस्ट एक बार। तो ये प्रोविंशियल ऑफिसेज हो गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में जॉइंट डायरेक्टर जो होगा प्रोविंशियल लेवल का, वो चेक करने आएगा या उसका नॉमिनी लगा लीजिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे की अगर हम बात करें तो एजुकेशन ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर क्या करेगा, सारे के सारे जो तहसील एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनको एक बार एटलीस्ट साल में क्या करेंगे, इंस्पेक्शन होगा। सो पीरियोडिकल इंस्पेक्शन की इन्होंने बात की। इन्होंने टीएडीए जो होते हैं वो एनहेंसमेंट की बात की, कॉन्टीजेंसी या ग्रांट्स देने की बात की ताकि काम अच्छे से हो सके। अब एक और चीज जो है वो है कि राजौरी और पूंछ जो है वो सेपरेट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट होते थे, लेकिन एजुकेशनल लेवल पे वो एक ही यूनिट थी। तो इन्होंने, यानी कि एजुकेशनल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एक होगा और उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, पूंछ में। तो इन्होंने क्या बोला कि राजौरी को जो है आप एक अलग से फुल फ्लेज्ड एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट बना दीजिए, क्योंकि जब रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तब ये दोनों सेपरेट डिस्ट्रिक्ट हैं जब आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो जब आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं तब भी क्या होना चाहिए, राजौरी को एक फुल फ्लेज्ड अलग से एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत है। उसके बाद आता है चैप्टर 2 जो कि प्रोविंशियल लेवल पे चीजें हैं। प्रोविंशियल लेवल पे सबसे पहले इन्होंने कहा कि प्रोविंशियल ऑफिसर की हमें जरूरत है। अब प्रोविंशियल ऑफिसर है तो उसके कुछ काम भी होंगे, तो उन फंक्शंस की बात की इन्होंने कि वो सुपरवाइज करेंगे किसकी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो वर्किंग है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से ऊपर जो है प्रोविंशियल लेवल ही आएगा। और अगर प्रोविंशियल ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं तो उसके फंक्शन में सबसे पहले यही आएगा कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्पेक्शन करे, चेक करे चीजों को।
एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा, प्रोविंशियल ऑफिसर होगा ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, वो इनको अपॉइंट करेगा। अब अपॉइंट अगर ये कर रहे हैं, सो अगर उनको कोई दिक्कत होती है ग्रेजुएट टीचर्स को, या कोई इशू या डिस्प्यूट निकल के आता है, तो सबसे पहले तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास एजुकेशन ऑफिसर है, डीओ, उसके पास चीजें जाएंगी। लेकिन उसके बाद जैसे अब होता है ना कि पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, फिर आप हाई कोर्ट में जाते हैं अपनी कोई इशू को लेके, सो वैसे ही सबसे पहले इशू डीओ के पास जाएगा। उसके बाद अपीलेट वर्क किसका होगा, प्रोविंशियल ऑफिसर। यानी अगर इनको यहाँ जो है उनका मामला नहीं सुलझता है, सही नहीं होता है, तो उस ना सुलझने की वजह से प्रोविंशियल ऑफिसर उसको सुलझाएगा। कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस होंगे कि वो कोऑर्डिनेट करें, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसा चल रहा है उनके अंडर, वो चीज का ध्यान रखें। और ये क्या होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट और डायरेक्टरेट जो है स्टेट लेवल पे या प्रोविंस लेवल पे, उनके बीच का लिंक का जो काम है वो कौन करेंगे, प्रोविंशियल ऑफिसर करेगा। उसके बाद है कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये कमेटी ऑर्गेनाइज की गई थी, तब वेस्टर्न कंट्रीज में एक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंस्पेक्टर नाम की पोस्ट होती थी। यहाँ पे वो नहीं होती, तो यहाँ पे किसकी बात की गई, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बात की गई। यानी अप्रेजल जो है, टीचर की परफॉर्मेंस का अप्रेजल हेडमास्टर के ऊपर छोड़ दिया हर एक इंस्टीट्यूशन के। और जो इंस्पेक्टर्स का प्लेस है, जो वेस्टर्न कंट्रीज में इंस्पेक्टर्स प्ले करते हैं, वो यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट प्ले करेंगे। ये चीज इन्होंने इस चीज पे फोकस किया। अब है कंपोजिशन और स्ट्रेंथ जो है प्रोविंशियल ऑफिसेज की, वो भी इन्होंने डिटेल में बताई कि स्ट्रेंथ जो है उसको आप रिवाइव करते रहिए, रिव्यू करेंगे आप उन चीज़ों को, कि जो स्ट्रेंथ है प्रोविंशियल ऑफिसेज की वो रिव्यू होगी 1975 में, कि एक्चुअल वर्किंग जो है वो इनमें क्या चल रही है उसको देखते हुए। सो जो ये प्रोविंशियल ऑफिसर हम क्रिएट कर रहे हैं, प्रोविंशियल ऑफिसेज क्रिएट करने की बात की गई है, उनको आप 1972 में कमेटी है, 1973 में रिपोर्ट आई है, तो 1975 में जाके आप क्या करेंगे, इनको रिव्यू करेंगे कि हमने जो सजेस्ट किया था क्या उसी तरीके से काम हो रहा है, या वो चीज बेनिफिशियल साबित हुई भी है या नहीं हुई। ये हो गया हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 3 में ये बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डायरेक्टरेट और उनका रोल क्या होगा नए सेटअप में। सो जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, जो कि किसके ऊपर होगा, प्रोविंशियल ऑफिसर के ऊपर होगा। सो वो क्या है कि एक जॉइंट डायरेक्टरेट की बात की इन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए, ताकि वुमेन लेवल पे वो काम हो सके, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इज सपोज टू लुक आफ्टर ओनली बॉयज एजुकेशन, जबकि गर्ल्स एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट डायरेक्टर को दी गई। ठीक है जी। अब रोल क्या दिया इन्होंने, ये बोला कि जो चीफ रोल है डायरेक्टरेट का, जो कि नाम में ही हमें झलक रहा है, तो वो गाइडेंस का, एडवाइस का, या जो फील्ड पे ऑफिसेज हैं, प्रोविंशियल ऑफिसेज हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसेज हैं, तहसील लेवल पे ऑफिसेज हैं, तो वो क्या है कि उनको एडवाइस करना है कि किस तरीके से काम होगा। बेसिकली प्लानिंग हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग वाला काम जो है वो इनका रहना चाहिए, कि ये उनको गाइड करें। और उसके लिए फिर एक एफिशिएंट जो है उसको जो स्टाफ होगा, अब तक क्या है, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है वो पुअरली स्टाफ्ड है, ठीक है, तो पर्टिकुलरली जो ऑफिसर लेवल पे वो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड है चीजें, सो उनको बेटर करना जो है वो डायरेक्टर्स का रोल होना चाहिए, चीजों को बेहतर तरीके से आगे चलाना, उसकी इन्होंने बात की। फोर्थ चैप्टर में ये डेलीगेशन ऑफ पावर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें ये स्पेसिफिकली सभी चीजों की बात करते हैं सेटअप वाइज। यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक मेन यूनिट होनी चाहिए एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, ये नए सेटअप में बात की इन्होंने। As such, the district education officer should be made the appointing authority in respect of all undergraduate teachers, including women teachers. जो कि डिस्ट्रिक्ट कैडर्स में काम करेंगे, जो वुमेन है या जो अंडर ग्रेजुएट टीचर्स हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनको अपॉइंटिंग कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीओ होगा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी। सो डीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो अपॉइंट करे, और अगर कोई चीज, कोई अथॉरिटी आपको अपॉइंट कर रही है तो वो डिसमिस भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये चीज पता हो, थोड़ी सी आइडिया, कि जब ये आईएएस आईपीएस ये जो रिक्रूट होते हैं, या जो यूपीएससी इनका एग्जाम कंडक्ट कराता है, सो ये प्रेसिडेंट के साइन के अंडर जो है इनको, यानी कि इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, प्रेसिडेंट है। तो इसीलिए जब ये काम तो स्टेट में करते हैं, लेकिन स्टेट जो है वो इनको डिसमिस नहीं कर सकता। डिसमिस कौन करेगा, बेसिकली जो आपको अपॉइंट कर रहा है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जो कंपनी का बॉस है वो आपको जो क्या कर रहा है, अगर हायर कर रहा है, तो उससे नीचे वाला जो इंसान है या मैनेजर है वो आपको रिमूव नहीं कर सकता, डिसमिस नहीं कर सकता। ये चीज है। सो जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी है डीओ, तो वो डिसमिसिंग अथॉरिटी भी होगा, ये बाय डिफॉल्ट है, आप लगा के चल सकते हैं।
लेक्चरर्स, हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल्स जो हैं हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल्स के, वो क्या कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, एक स्टेट कैडर के अंडर होंगी। ये जैसे यहाँ पे टीचर्स क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट कैडर के अंडर बनाए जा रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में जो काम कर रहे हैं, और अपॉइंटिंग अथॉरिटी डीओ हो गया। वैसे हेडमास्टर, प्रिंसिपल, ये जो पोस्ट है ये स्टेट कैडर के अंडर होंगी। पोस्टिंग एंड ट्रांसफर, क्रॉसिंग ऑफ एफिशिएंसी बार, पनिशमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लेक्चरर्स मे बी इन द डोमेन ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। सो अब इनकी ये जो हेडमास्टर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, जब ये स्टेट कैडर के अंडर काम कर रहे हैं, सो इनकी जो डोमेन है वो किसके पास होगी, या इनको पनिश करना या डिसमिस करना या वो सारी चीजें किसके अंडर होंगी, वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंडर होंगी। डीओ जो है वो इनको अपॉइंट नहीं कर रहा, तो डीओ इनको जो है वो छेड़ भी नहीं सकता किस चीज के मामले में कि इनको डिसमिस कर दे या पनिशमेंट दे दे। सो वही सेम चीज आ गई कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपको अपॉइंट कर रही है, उससे नीचे की अथॉरिटी आपको जो है पनिश या फिर आपको डिसमिस नहीं कर सकती। और वही चीज क्या है कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, वो इनको अपॉइंट कर रही है, तो डीओ जो है वो इनको डिसमिस नहीं कर सकता। हेडमास्टर की पावर्स की इन्होंने बात की कि ऑल हेड्स ऑफ सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, वो किसको, मिडिल स्कूल को इंक्लूड करते हुए, वो अलाउड है कि वो ऑथोराइज करें किस चीज के लिए, जो कैजुअल लीव है स्टाफ की, वो कौन करेगा, परमिशन कौन देगा, हेडमास्टर देगा। हेडमास्टर्स ऑफ हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स, चाहे वो गेजेटेड है या नॉन गेजेटेड है, वही क्या करेंगे, ड्राइंग या डिसबर्सिंग ऑफिसर्स होंगे। डिसबर्सिंग ऑफिसर क्या होते हैं, जो इनकी सैलरीज निकलवानी होती हैं, वो सारा काम अभी यहाँ पे हेडमास्टर्स कर रहे हैं। बेसिकली हम बोल सकते हैं जैसे आज जो काम क्लर्क करते हैं, वो उस टाइम पे हेडमास्टर के अंडर ही था। तो उनकी सैलरी निकलवाना वो डिसबर्सिंग ऑफिसर का काम होना चाहिए था, और डिसबर्सिंग ऑफिसर की कौन निभा रहा है यहाँ पे ड्यूटी, हेडमास्टर। दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू अलाउ एनुअल इंक्रीमेंट टू द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, यानी जो एनुअल इंक्रीमेंट होगा, स्टडी लीव सैंक्शन कर, हाँ इन्होंने एनुअल इंक्रीमेंट की बात की, सभी तरीके की स्टडी लीव्स ये सैंक्शन कर सकते हैं एक्सेप्ट स्टडी लीव प्लस जो लीव अब्रोड, यानी कि आप बाहर जाना चाह रहे हैं कहीं अब्रोड जाने के लिए, या फिर जो रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स के अंडर चीजें आ रही हैं, यानी कि बाकी नॉर्मल कैजुअल लीव्स ये दे सकते हैं हेडमास्टर्स जो है स्टाफ को या टीचर्स को। स्टडी लीव नहीं दे सकते ये, उसके लिए आपको हायर अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी। जो अगर आपको अब्रोड जाना है उसके लिए आपको लीव चाहिए, वो आप, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं या गवर्नमेंट टीचर होते हैं, सो आपको क्या है, अगर आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो आपको परमिशन की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती है जिनमें आपको परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो वो लीव अब्रोड के लिए। प्लस अगर आप कोई इस तरीके की लीव है या एक्सेप्शन है कोई, जिसमें आपको जो नॉर्मल रूल्स हैं उनको रिलैक्स करना पड़ेगा, आप रूल्स के थोड़ा सा इधर उधर होके अगर कोई चीज होनी है, लीव लेनी है, सो वो चीज भी हेडमास्टर की पावर के अंडर नहीं होगी। सो ये डेलीगेशन ऑफ पावर्स की इन्होंने बात की। फिफ्थ चैप्टर में ये कैडर की, रिक्रूटमेंट की, सर्विस रूल्स की, ट्रेनिंग्स की, इन सब चीजों की डिटेल में बात करते हैं। कैडर की, रिक्रूटमेंट, इन सब चीजों को हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत मुझे लग नहीं रही है, तो इसलिए हम ट्रेनिंग पे जाएंगे सीधा, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर। अब इन्होंने क्या बात की कि जो टीचर्स 40 की एज क्रॉस कर चुके हैं, यानी ऑब्वियसली अगर वो काफी उनको एक्सपीरियंस हो गया है उस चीज का, यानी कि हैव पुट इन मोर देन 15 ईयर्स ऑफ सेटिस्फैक्टरी सर्विस, यानी 15 साल से ज्यादा की सर्विस उनकी हो गई है, उनको आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं किस चीज से, ट्रेनिंग से। बाकी सबको आप टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देंगे, लेकिन इनके लिए आप रिफ्रेशर कोर्सेज जो हैं, कोई जब लॉन्ग वेकेशन हो, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, उस टाइम पे आप एक शॉर्ट टर्म रिफ्रेशर कोर्स इनके लिए रख सकते हैं। टीचर्स जिनकी एज 25 से 40 के बीच है, जो कि अभी मोर देन 5 ईयर्स इनको क्या हो गए हैं, सर्विस में हो गए हैं, उनको क्या करेंगे आप, शॉर्ट ओरिएंटेशन कोर्स देंगे 5 महीने का। अल्टरनेटिवली द कोर्स में बी स्प्रेड ओवर 2 सक्सेसिव लॉन्ग वेकेशंस। पॉइंट ये है कि जैसे जैसे आपको टाइम होता जाएगा किसमें, सर्विस में, अगर आपको ज्यादा टाइम हो गया तो आपके ट्रेनिंग पीरियड का टाइम कम होता जाएगा, ये इन्होंने बात की। जो टीचर्स बिलो 25 है उनको एक फुल फ्लेज्ड 1 साल का कोर्स जो है, ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग का कोर्स उनको करना पड़ेगा। सो जैसे जैसे आपकी टाइमिंग बढ़ती जा रही है, आप एक्सपीरियंस्ड होते जा रहे हैं, आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है ट्रेनिंग पीरियड। अनट्रेन्ड टीचर्स जो कि 25 ग्रुप से नीचे हैं, एज ग्रुप से, या फिर अबोव भी हैं, मे ऑल्सो बी अलाउड एज एन अल्टरनेट टू टेक द टीचर्स ट्रेनिंग एग्जामिनेशन एज प्राइवेट कैंडिडेट्स। सो अगर अनट्रेन्ड हैं और वो भी टीचर लगे हुए हैं, चाहे वो उनकी एज 25 से ज्यादा ही क्यों ना हो, सो वो क्या करेंगे, उनको भी ट्रेनिंग जो है आप देंगे। ये इन्होंने स्पेशल कोर्सेज की या जो टीचर ट्रेनिंग की है उसकी बात की।
चैप्टर 6 जो है लास्ट चैप्टर इनका, इसमें मिसलेनियस रिकमेंडेशंस हैं, यानी ये जो ए से लेके जी पॉइंट तक आपको दिख रहे हैं ये 7 पॉइंट, इनके ऊपर इन्होंने यहाँ पे बात की है। पहला है स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो एक सेल ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो कि फिलहाल क्या है, सेक्रेटेरिएट से अटैच्ड है। दूसरी एक सर्वे जो है, यानी जो सर्वे करवाएगा डिपार्टमेंट, वो डायरेक्टरेट से अटैच्ड है। अब क्या कि एक यानी कि स्टैटिस्टिक सेल जो कि वैसे तो पार्ट है स्टेट स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का, स्टेट के अंडर आ रही है ये चीजें, ये क्या करने की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये जो सेक्रेटेरिएट के अंदर है, जो अंडर है सेल ऑफ स्टैटिस्टिक की, या जो डाटा कलेक्ट करते हैं या सर्वे करवाते हैं, आप उनको एक ही उनको कनेक्ट कर दीजिए और डायरेक्टरेट के अंडर कर दीजिए, जरूरत नहीं है अलग अलग चीज की। और इसी यूनिफिकेशन की बात और स्ट्रेंथनिंग की बात मैंने आपको शुरू में भी बताई थी। सो ये क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं सर्वे और स्टैटिस्टिकल यूनिट को, और एक ही फंक्शन वो उनको क्या करेंगे, वो साथ में कंबाइंड काम करेंगे और वो डायरेक्टरेट के अंडर होगा। स्कूल अपग्रेडिंग की बात की कि प्राइमरी को मिडिल, मिडिल को हाई या हायर सेकेंड स्टैंडर्ड के जो स्कूल्स हैं उनमें कन्वर्ट कर दीजिए। कम्युनिटी इज बिकमिंग मोर एंड मोर एजुकेशन कॉन्शियस, तो इस वजह से आपको डिमांड फुलफिल करनी पड़ेगी। जब लोग कॉन्शियस हो रहे हैं कि उनको एजुकेशन चाहिए, सो एजुकेशन प्रोवाइड करवाना स्टेट का काम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या, नंबर ऑफ स्कूल्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो इसलिए आप प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में कन्वर्ट कर दीजिए, अपग्रेड कर दीजिए स्कूल्स को, ये बात की गई। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो इनका नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट पॉइंट जो है इनका, चैप्टर तो इनमें 6 ही हैं, तो ये 6 चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में ये उसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि अगर सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड या हायर एजुकेशन या बहुत ज़्यादा फोकस हुआ उस चीज़ पे, एकेडमिक्स पे, सो जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और इतनी हमारे पास अवेलेबिलिटी जॉब्स की होगी नहीं। सो बाकी मतलब किसी की डिग्री जो है वो सिर्फ वेस्ट जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ जॉब्स इतनी है नहीं। सो डिग्निटी ऑफ लेबर को समझाने के लिए और उसके अलावा और जॉब्स में इंटरेस्ट बने बच्चों का भी और टीचर्स का भी, सो उस चीज़ के लिए इन्होंने वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की। जैसे कि नॉर्मल जो काम होते हैं, वुड वर्क काम है या सेरिकल्चर का है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये जो काम है इनमें कब इनका इंटरेस्ट आएगा स्टूडेंट्स का, सो आप प्राइमरी लेवल पे ही उनसे थोड़ी बहुत एक्टिविटीज जो है, जैसे वेजिटेबल की या फ्लावर ग्रोइंग की या अलाइड ऑपरेशंस एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो एक्टिविटीज आप करवाना थोड़ी थोड़ी उनसे शुरू कीजिए। और इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्राइमरी टीचर्स भी उस चीज में ट्रेंड हों। सो जो प्राइमरी टीचर्स हैं, ऑल प्राइमरी टीचर शुड रिसीव ट्रेनिंग, किसमें, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, जो 1 साल की इनकी ट्रेनिंग होती है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, वहां पे आप इनको इस चीज के लिए भी ट्रेन कीजिए, ताकि फर्दर जो है बच्चों के इंटरेस्ट के बेसिस पे वोकेशनल कोर्सेज में उनको डाला जा सके। सो ये वोकेशनलाइजेशन की इन्होंने बात की। स्कूल बिल्डिंग्स को रिपेयर करवाइए, फंड्स, मेंटेनेंस, सो वो चीज़ की ओवरऑल इन्होंने बात की कि उस चीज़ की ज़रूरत है कि स्कूल बिल्डिंग्स जो है वो खस्ता हालत में ना हो, सही हालत में हो। डोनेशंस जो है वो कम्युनिटी से भी ले लीजिए, कुछ गवर्नमेंट जो है अरेंज करेगी, सो रिपेयर करने की इन्होंने बात की। स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ परचेजेस, कि जो आर्टिकल्स या जो इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, स्टेशनरी है, जो स्कूल में ज़रूरत है, वो क्या होने चाहिए, वो इनएडिक्वेट फंड्स की वजह से रुकने नहीं चाहिए, वो सेंट्रलाइजेशन, ये क्या बात की गई है कि उनको ढंग के फंड्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए जाने चाहिए, ताकि वो परचेजेस जो है वो स्ट्रीमलाइंड रहें। फिर है नेक्स्ट हमारा टीचर्स के लिए कि अनट्रेन्ड टीचर्स जो हैं उनको आप मतलब आप इंसेंटिव दीजिए ना, तो हमें इंसेंटिव की ज़रूरत है टीचर्स के लिए भी, कि अगर उनकी सैलरी जितनी है उतनी ही रहेगी, या फिर एक ग्रेजुएट टीचर और मास्टर टीचर अगर उनको सेम सैलरी मिल रही है तो उनका मास्टर करने का क्या फ़ायदा। सो आपको इंसेंटिव देने पड़ेंगे। सो वो इंसेंटिवाइजेशन की इन्होंने बात की। क्लर्क्स फॉर हाई स्कूल्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि हेडमास्टर का काम है किसका, डिस्बर्शन ऑफिसर का, यानी वही जो है वो क्लर्क वाला काम भी हेडमास्टर के अंडर काम आ जाता है। सो आप हाई जो क्लर्क्स हैं उनको रिक्रूट कीजिए, उनको जो है जॉब पे या ये जो पोस्ट है उसको क्रिएट कीजिए। सो मेजोरिटी ऑफ स्कूल्स जो है वो विदाउट क्लर्क्स चल रहे हैं, विद द रिजल्ट कि वो हेडमास्टर को काम करना पड़ता है उनका, या फिर हेडमास्टर खुद ऑब्वियसली अगर ऊपर वाली पोस्ट है, सो वो टीचर्स को इंक्लूड करेंगे इसमें। और अगर टीचर्स क्लर्क का काम कर रहे हैं तो ये डिग्रेडिंग और वेस्टफुल हो जाता है, क्योंकि उनका टाइम बच्चों को पढ़ाने में या सिखाने में ज्यादा जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे कहीं और जा रहा है। ठीक है, सो वो क्लर्क्स जो है वो अपॉइंट करने की बात की गई। नंबर ऑफ हाई स्कूल्स विदाउट क्लर्क कितने हैं, अप्रोक्स 400 हैं। आउट ऑफ दिस जो 200 स्कूल्स हैं, 200 स्कूल्स हैं, वहां पे 1973-74 के दौरान रिक्रूटमेंट क्लर्क्स की हो जानी चाहिए। जो बचे हुए 200 स्कूल्स हैं उनको भी आप 74-75 तक क्या करेंगे, क्लर्क की पोस्ट को फिलअप करेंगे। तो ये बात की गई।
ये कंप्लीट जो है हमने 6 के 6 चैप्टर्स की ओवरऑल समरी जो है वो यहाँ पे हमने बात कर ली। इसके बाद अगर आप एक बार रीडिंग लेना चाह रहे हैं तो आप जो है इस रिपोर्ट को डाउनलोड, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके एक बार रीडिंग ले सकते हैं। बाकी अगर आप ओवरऑल इतना भी लिख आएंगे जहाँ पे आपसे इस कमेटी या इससे रिकमेंडेशन के बारे में पूछा जाए, सो दिस विल बी इनफ कि आप थियरी एग्जाम के लिए आपके चाहे वो कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन हो, आप इसमें से मैनेज कर पाएं। So this was all about today. Thank you so much for watching.